तरह एक ड्रामा रच के हैं। अब चोई देवलाल का वारिस तो ना चोई ओम प्रकाश चौटाला था, ना दूसरे की में क्यों रहा, ना अजय चौटाला कोई वारिस, ना कोई अभय चौटाला वारिस। भाई यूं पैदा हो गया अवतार, यूं देवलाल वाले काम करेगा। अरे आपका जो घोषणा पत्र झूठ का पलंदा ना जो गढ़िया उठा के देखो आप, जिस पे उरा को वोट वोटोर गए, तो जो दादा पोता मोसक है चक्रियों में फंस गए और सारे वोट सरकार गए पड़ गए। और आज कोई भी आदमी उनके ऑफिसा के घर ताले लाग रहे हैं। नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई उमेद लोहान जी। वैसे तो इनका परिचय देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में, या यूं कहूं जब ये इनेलो में थे या कोई जब युवा थे, तब इन्होंने युवाओं की आवाज़ को पूरे हरियाणा में ज़ोर शोर से उठाया है। परंतु अब जब से कांग्रेस में आए हैं, थोड़ी सक्रियता थोड़ी कम है इनकी। तो आइए जानते हैं उसका क्या कारण है, और आगे भी बात करेंगे हरियाणा के जो किसानों के मुद्दे हैं या युवाओं के मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि जब जो आपकी इनेलो के समय में सक्रियता थी वो अब नहीं दिखाई देती कांग्रेस के टाइम में, क्या कारण है उसका? इसका कारण जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में, देश में, प्रदेश में, हिसार में, कांग्रेस मैंने जिस तरह फरवरी माह में ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी, और मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया और कई तरह की हिदायतें हैं सरकार की ओर से, और जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, इकट्ठी करते हो ज़्यादा, या ऐसी बातें जो वैसे भी कही जा सकती हैं आपके थ्रू माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, प्रशासन को ज्ञापन दे के, उनके लिए ज़्यादा आप कह रहे हो धरने प्रदर्शन करना उस समय में लोगों को, आम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि भाई ये तो एक तरफ तो महामारी से जूझ रहा है प्रदेश, और सरकार लोगों की मदद करना चाह रही है और लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसका कारण यही था, वरना लोगों की आवाज़ हमेशा उठाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। नहीं भाई साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं, जैसे इनेलो पार्टी भी अपनी अलग अलग जगह पे अभी जो रवि सिंह चौटाला जी है जनसभाएं कर रहे हैं, और 3-4 दिन पहले ओम प्रकाश धनखड़ जो है हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष बने नए, वो भी आए, तो उस टाइम में तो काफ़ी भीड़ थी। या फिर आगे पीटीआई टीचर्स है वो बैठे रहते हैं, अलग अलग धरने चलते भी रहती हैं। देखिए, पीटीआई टीचर्स के धरने में मैं शामिल हुआ हूँ, यहाँ भी हुआ हूँ, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है। मंडियों में मैं गया हूँ जब किसानों की समस्या थी, और जब एक ऐसी समस्या लोगों ने मान लिया इस कोरोना का, अगर भाई ये लंबे समय तक चलेगा, इसका कोई समाधान नहीं है, धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियाँ भी जो लोग रोकने वाले थे वो बीजेपी वाले वही शुरू कर रहे हैं, तो फिर और लोग भी करेंगे, आने वाले समय में हम भी करेंगे। तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि भाई आपका जो हम समझ रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में आपको मान सम्मान की कमी है, या फिर कोई और ऐसी बात है? नहीं, अभी तो हमारे इस पार्टी में मान सम्मान, जिनके पास हमने ज्वाइन की है पार्टी, वो पूरा मान सम्मान देते हैं, पूरी इज्जत देते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं, और कोई हमारे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी के मान सम्मान से को एक्सपेक्ट करके फिर लड़ाई लड़ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हम तो जन्मजात जब से सरपंच थे उस टाइम से लोगों की लड़ाई लड़ने लगे थे, आज तक लड़ते आए, कोई उसमें पार्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करूँ भाई साहब, अगर किसानों की, जैसे सरकार किसानों के लिए नई नई नीतियाँ ला रही है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या मेरा पानी मेरे विरासत हो गई, या 3 नए अध्यादेश आए हैं, वो किसानों को किस तरह मदद कर रहे हैं, या क्या कहना है? देखिए, ये जो खट्टर साहब हैं नहीं, और इनकी सरकार, ये बड़े ड्रामेबाज और नौटंकीबाज लोग हैं। ये लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाते हैं जिनका धरातल पे कोई आधार नहीं होता, ना किसान वर्ग को उसका कोई फायदा होता है। आप गांव में जाओगे, आप भी गांव में रहने वाले हो, आप देखो कि इनकी नई योजनाओं से किसान कितने दुखी हैं। आपका पास पटवारी है, आपके पास नंबरदार हैं, आपके पास ब्लॉक की मशीनरी है, आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मशीनरी है, आपके पास कहते कि ऑनलाइन डेटा है पर एकड़ का किसका कौन मालिक है। आप अपना पता करवाओ किस गांव में किस जमींदार ने कितनी फसल बो रखी है। जमींदार चक्कर काटता फिर कंप्यूटर वालों के पास लाइन में बैठे रहो कि मेरी फसल लिखो, और फिर भी इस तरह के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा जाते हैं जिनके फसल होती नहीं। आप सरसों का उदाहरण लो, सरसों जिस जमींदार ने उगा रखी है उसकी कोई खरीदने वाला नहीं होता सरकारी रेट पे, और जिन लोगों का सरसों से कोई नाता नहीं
उनके पास इतनी रजिस्ट्रेशन हुए है, वो अगर मार्केट कमेटी के लोगों के साथ मिलके और जो जमींदारों की सस्ती सरसम है फिर उनका चढ़ा देते हैं जिन्होंने इस पोर्टल के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। ये तो किसानों को हक मार के और अपनी जेबें भरने का इन्होंने एक तरीका निकाल रखा है और इसका किसान को कोई फायदा नहीं है। आगे भाई साहब तो हिसार में भी तो शाम रोड पे जो कॉलोनियों में उनको अवैध बताकर मकान तोड़े गए हैं, उनको कहाँ तक ठीक मानते हैं सरकार ने फैसला? देखिए, सरकार इसमें दोहरे मानदंड अपनाने का काम कर रही है। जब चुनाव आया तो जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, इन्होंने उनको रेगुलर करने का काम किया। रेगुलर करने का मतलब है आप उड़े सीवरेज, पानी, बिजली दोगे, लेकिन वही सरकार आज यहाँ पे तोड़ने लग रही है। या तो आप कोई पॉलिसी बनाओ, एक तरफ तो चुनाव के समय वोट चाहिए, जब तो आप रेगुलर कर दो अवैध कॉलोनियां ने, आपके लोग काटने वाले होते हैं। और जब कहीं कोई आपकी मर्जी से आपका कोई ऑफिसर फैसला ले लेता है मेरे को तो तोड़नी है, वहाँ फिर आम आदमी की सुविधा का भी ध्यान नहीं रखते। उनके बर्तन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसको तहस नहस कर देते हो जाके, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इस पर एक पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की। क्या समाधान होना चाहिए वैसा इसका भी? इसका यही है भाई, सरकार जो गरीब लोगों हैं जो सेक्टर्स में अपने प्लाट नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी इस तरह के कोई प्रबंध करे कि वो सस्ते दर में अपना रहन सहन शहर में कर सकें और उनको लीगलाइज करें। या तो कॉलोनाइजरों को कोई शर्ता में डील दे कि लीगलाइज करें जो काटें, तो फिर ताकि वह एक अवैध कॉलोनी ना बने। और वैसे आगे अगर मैं बात करूं तो हरियाणा बीजेपी जेजेपी में पिछले 6 महीनों में लगभग 3-4 घोटाले हुए हैं और अभी भी एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ, तो उसमें सरकार कह रही है या फिर डिप्टी सीएम साहब लगा लीजिए या सीएम साहब के जो उसमें जांच चल रही है और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जितने भी घोटाले हुए हैं, पहले दान घोटाला हुआ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, जो दानों का घोटाला हुआ उसमें जमींदारों से औने पौने दामों में खरीद के धान और मिलरों को दे दी और मिलरों ने उसको पूरे रेट में सरकार को रोक बेचने का काम किया। उसमें करोड़ों रुपया घोटाला हुआ और जो सरकार के लोग थे उन्होंने उनसे सेलरों से पैसे इकट्ठे करने का काम किया। सभी लीडरों ने, हुड्डा साहब ने, अभय सिंह जिया ने, सब ने उस मामले को उठाया और इन्होंने कहा, इनकी ब्यूरोक्रेसी ने, इनके अफसरों ने घोटाला निकाल दिया 100 करोड़ के करीब का। किसके पास महकमा था? डिप्टी सीएम के पास था। जांच का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर इनका दारू आ गया, शराब का शेरा ने क्या कराया, न्यूनतम कोरोना शुरू हुआ, इन्होंने दारू बेचनी शुरू कर दी। दारू में इनके एक्स MLA, इनके कैंडिडेट, इनके लोग पकड़े गए। विद साहब ने भी बहुत आश्वासन दिया मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, लेकिन जब सरकार का बिल्कुल अंदर घुस गई हुआ जांच, जब वो घोटाला जब बिल्कुल कोठिया में चला गया इनके मंत्रियों के में, तो फिर इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। ई रजिस्ट्री का आप देख लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास है? जो महकमा है, जो रजिस्ट्रिया का महकमा हो, किसके पास है आप बताओ? डिप्टी सीएम का। तो ये कोई संयोग थोड़ा मैं सारे घोटाले इस में होने लग रहे हैं। ये तो देवलाल का नाम लिया था, अब मैं दूसरा देवलाल हूं, बड़े नारे लगवाए को। किसी के घर में पैदा होने से देवलाल नहीं बनता, देवलाल तप त्याग और लोगों की समस्याओं का निवारण करने से बनता है। तो देवलाल ने तो कहा था अगर भ्रष्टाचार बंद और बिजली पानी का प्रबंध। बिजली पानी की तो खोपरा ने सोचे नहीं, बिजली का निजीकरण करने लग रहे हैं। और भ्रष्टाचार का इनका एक आपका लेके जाओ आम आदमी, कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार इनके डिपार्टमेंट में, और देवलाल के नाम पे कर रहे हैं। इससे बड़ा उस आदमी के साथ के न्याय होगा जो ऊपर बैठा है और उड़द हजिया उड़ने लग रही उसी नीतियाँ की। भाई साहब, अभी पीछे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपने हिसार आए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो चौधरी देवलाल जी के नाम पे राजनीति की है या वोट मांगे है, परंतु उनका जो नाम है उन्होंने बेच दिया है। और तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह एक ड्रामा रच के हैं। अब चोई देवलाल का वारिस तो ना चोई ओम प्रकाश चौटाला था, ना दूसरे की में किवरिया, ना अजय चौटाला कोई वारिस, ना कोई अभय चौटाला वारिस। भाई यूं पैदा हो गया अवतार, यूं देवलाल वाले काम करेगा। अरे आपका जो घोषणा पत्र झूठ का पलंदा इन जो गढ़िया उठा के देखो आप, जिस पे उरा को वोट और गए, जो देवलाल मास्था रखने वाले लोग थे उनके, हमने तो कह रखा, उनमें तो एक भी पूरी नहीं हुई। जो देवलाल का जन्मदिन आओगा 25 नवंबर में, वो झूठ का पलिंदा उड़ा जाने जाएगा, फूकना काम करांगे हमें।
ताकि लोगों के सामने इनकी देवलाल होने की असलियत सामने आ सके। भाई देवलाल है कि रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। तो भाई साहब जैसे कि ये बता रहे हैं 75% नौकरियों में आरक्षण की बात थी, तो वो तो इन्होंने दे दिया, बता रहे हैं वो इनने आरक्षण दे दिया। आप जितने गांव हैं आपके हिसार जिले में, आदमपुर में जितने गांव हैं, आप आदमपुर से बिलोंग करो हो, या हरियाणा में जितने गांव हैं, गांव में घूम के देखो किसी ने रोजगार मिले है? नए उद्योग लगेंगे तो शायद ये कहने में लागू होगा। आज जिस तरह अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया, पहले बैठ रहा था, कोरोना में बैठ गया, कोई नए उद्योगों की तो उम्मीदें ना लगाओ। और फिर नए लगवाने हैं तो उद्योग मंत्री यहाँ पूरे लगवाओ, उचाण में लगवाओ, नारनौंद में लगवाओ, जुलाना में लगवाओ, बरवाड़ा में लगवाओ। लोगों ने वोट दिए हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा। पुराने जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो फैक्ट्री चल रही हैं, उनमें कितना दुआ दिया आपने 75% की नीति के तहत? तो ये तो लोग बोलेंगे जब रोजगार मिलेंगे तो लोग नारे लाने शुरू कर देंगे। इनके रोजगार तो कुछ भी को नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया। यू तो घोषला है। खट्टर साहब तो कह रहे हैं भाई यू तो 75% का कानून पहला ही था। आप कटिंग खाए के देख लो, उनके बयान देख लो, उनका कदे का था यू, कदे का था तो ये नया कर दिया इनने, और वो नया कर दिया तो के उससे फर्क पड़ गया। युवाओं को कहाँ रोजगार मिला है? युवाओं को तो इन्होंने कहा था भाई हम भत्ता भी देंगे, आप देखो कितने देवे हैं। आज बेरोजगारी की दर पूरे हिंदुस्तान में 30% का करीब हरियाणा में है, किसी स्टेट में नहीं है। 20 से ऊपर किसी में नहीं है, 10 की एवरेज है। और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे के हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है सारा सौदा, कितने बेरोजगार हैं। और भाई साहब आपने नारनौद में शायद एक पोस्टर लगाया था जिसमें ट्रायंगल बनाया था, दादा, मौसा और पोता का। उसमें एक शायद आपने स्लोगन भी लिखा था, चिट्ठी ना संदेश, कहाँ चले गए जाने कौन से प्रदेश। वो क्या था पूरा? नारनौंद, उचाणा, ये जुलाना, इस तरह के एरिया हैं जहाँ देशवाली बांगर बेल्ट की राजनीति यहाँ से शुरू होती है, जींद के आसपास से। और वहाँ इन्होंने जो खेल रचा उन लोगों के साथ है। उस दिन मैं नारनौंद था तो नारनौंद की बात कर रहा था। नारनौंद में इन्होंने वो दादा बना लिया, घर जाके जबरदस्ती बनना भी नहीं चाहो था अगला। फिर उसको चुनाव लड़वा दिया, वो भी जबरदस्ती, वो भी लड़ना नहीं चाहो था। फिर वो जीत भी गया। क्यों? इसने नहीं कहा मन ने दे दो वोट, दुष्यंत ने चोई देवलाल के नाम पर मेरे को वोट दे दो। नहीं, किसान लोग उसको वोट भी नहीं डालना चाह रहे थे, लेकिन इसने जोड़ी फिरा के इनका सारा परिवार हंडा, माँ बेटा, ये खुद सब सारा परिवार, और फिर जिता दिया। तो फिर उसको फिर दरकिनार कर दिया। मैं कह रहा था भाई आज नारायण के लोगों ने 80% वोट सरकार में डाल रखे हैं, कैप्टन अभिमन्यु का डाल रखे हैं या पंडित राम कुमार गौतम का डाल रखे हैं, और आज उनकी सुनने वाला कोई भी को नहीं। कैप्टन अभिमन्यु डिप्टी सीएम के मौसा जी हैं, यू उनका दादा है। तो जो दादा पोता मौसा के चक्करियों में फंस गए और सारे वोट सरकार गए पड़ गए, और आज कोई भी आदमी उनके ऑफिसा के घर ताले लाग रहे हैं। इब किसाना ने इतनी नारायण मंडी में जो समस्या रही है, चाहे वो परचेज की थी, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग उठान की थी, और चाहे फिर पेमेंट की थी किसाना की, उसको सुनने वाला कौन था? तो ट्रायंगल की तो मैं ये बात कह रहा था, जो इनने मिलकर राजनीति खेली। पहले तो मौसा और बेटा मिल गए, कोई आपस में राजनीतिक सौदे कर लिए, अब हम नारायण उनसे लड़ावांगे, आपका जिताने का प्रबंध करांगे, आप नई पार्टी हमारी मदद करियो। लेकिन वो सौदा टूट गया। फिर दादा बना लिया, दादा जिता भी दिया, और फिर जिता के उसको संभाल भी नहीं पाए, दादा ने घुसा दिया। हाँ, फिर 10-15 जो डिपार्टमेंट है, कम से कम मैं कह रहा था उन डिपार्टमेंट के अफसरान तो कम से कम आप नहीं हो, नारायण की जो समस्या है हमारा विधायक की सुनो आप लोग। आज तो रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है, एमएलए है, ये बात थी। तो ठीक है भाई साहब, आगे बात करें अगर हम बड़ौदा चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आगे, तो आपको क्या लगता है उसमें? जैसे कि बीजेपी सरकार की बात करूं या गवर्नमेंट की बात करूं, तो वो कह रहे हैं भी हमने लोगों का विकास किया है, या हुड्डा साहब ने पहले लोगों का विकास नहीं किया है। या फिर इधर बात करूँ, इतने लोग कह रही है हमारा जन समर्थन बढ़ रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, कांग्रेस पार्टी से टूट रहे हैं, बीजेपी से टूट रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उसका क्या कुछ? बड़ौदा का जो क्षेत्र है वहाँ चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे, वैसे तो पूरे हरियाणा में काम करे हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत काम करे हैं। और उनका एक तरह से आप गढ़ मानो उसको,
पिछले चुनाव में भी जब ये 80 पार का नारा दे रहे थे, जब भी उनका कैंडिडेट जीता, जबकि जेजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उठा रखा था, बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया था उस कैंडिडेट ने किसानों के वोटा में। तो आज सरकार कुछ भी कहो चाहे, इन्होंने अपना जो गुप्त सर्वे करवाया है 12,000 से ऊपर इनका कैंडिडेट आने लग रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट जीतने लग रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि, हालांकि ये अपना खेल खेल लेंगे, जाति पाति का भी खेल लेंगे, जाट नॉन जाट का भी खेल लेंगे, और तरह के 100 तरह के प्रलोभन भी लोगों देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सोनीपत जिले के लोग बहुत मजबूत हैं और सत्ता और सरकार के खिलाफ लड़ने की उनकी आदत रही है। चौधरी देवलाल के साथ देखो आप 10 को लड़ते रहे हुए, लठ खाते रहे, गोली खाते रहे, लेकिन पाछे नहीं हटे ना चौधरी देवलाल छोड़ा। आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ भी उसी जुनून के साथ हैं, तो वो पूरी ताकत के साथ उनका साथ देंगे और कैंडिडेट उन्हें जीतेगा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। ये थे उमेद लोहान जी कांग्रेस से। इनसे मैंने बात की, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, तो खुलकर बोले, और जो सरकार के मुद्दे थे, जो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर भी चर्चा की, और साथ में यह भी बताया कि इनकी सक्रियता का क्या कारण था। जय हिंद, धन्यवाद।